हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो आपकी वीडियो की सीरीज चल रही थी, उस पर अगली विधि जो आज के लिए मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इससे निकल कर आते हैं एग्जाम के लिए भी। तो उसमें मैं जो लेकर आई हूँ विधि वो है प्रश्नावली विधि, यानी कि क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, प्रश्नावली विधि जो मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत ही सीधी साधारण सी विधि है, लेकिन इससे जो क्वेश्चनिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रश्नावली विधि की शुरुआत कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्नावली विधि के माध्यम से किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना है या फिर व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के बारे में जानना है, तो प्रश्नावली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो सबसे पहला काम प्रश्नों की एक सूची तैयार करना। ठीक है, प्रश्नों की क्या कर लेंगे, एक सूची तैयार कर लेंगे। किन प्रश्नों की? जिस भी क्षेत्र से संबंधित छात्र के बारे में आपको सूचनाएं चाहिए, जानकारी चाहिए, उस क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लेंगे, जिस सूची को छात्र स्वयं भरते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो याद रखिएगा, छात्र स्वयं भरते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि एग्जाम में जब आपसे प्रश्नावली और अनुसूची दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितना ही सरल है उतना ही ज़्यादा पूछा जाता है और उतना ही ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो प्रश्नावली में सीधा सीधा आपको याद रखना है कि प्रश्नावली को जो उत्तरदाता है, ठीक है, वो छात्र भी हो सकता है, अभिभावक भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, जिस पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे, किसी भी पर, तो वो जो उत्तरदाता होता है प्रश्नावली को स्वयं भरता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। ठीक है, जबकि जब अनुसूची से आप डिफरेंस इसका पढ़ेंगे तो दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, फिर जो भी शोधकर्ता है या शिक्षक है या फिर जो भी छात्रों के बारे में या अभिभावक के बारे में, यानी शोधकर्ता कर रहे हैं, मान लीजिए वो रिसर्च कर रहा है तो वो शिक्षकों के बारे में कर रहा है तो उनसे प्रश्नावलियां भरवाता है, या फिर अभिभावकों से भरवाई जाती हैं, या फिर छात्रों से। यानी कुल मिलाकर कि जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी जानना चाहता है कुछ किसके बारे में, शिक्षक के बारे में या अध्यापकों के बारे में या फिर अभिभावकों के बारे में, तो वो प्रश्नावली को उनको प्रोवाइड कराता है और वो लोग प्रश्नावली स्वयं भरते हैं। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो हम किसको लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर छात्र को लेकर चल रहे हैं कि छात्र जो है प्रश्नावली को क्या करते हैं, प्रश्नावली को स्वयं भरते हैं। ठीक है, और जो भी प्रश्न होते हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं और प्रश्नावली को स्वयं भरते हैं और वापस से उसको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो फिर क्या करता है कि शिक्षक उन प्रश्नों को क्या करता है, पढ़ता है, उनका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, उसके आधार पर वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, तो बस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि प्रश्नों की एक सूची आपको तैयार करनी है और जिनके भी व्यक्तित्व का या फिर किसी भी मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन आपको करना है छात्रों का, उनको ये प्रश्नावली बांट दी जाती है। छात्र इसको स्वयं भर के उत्तर देते हैं और फिर उन्हीं निष्कर्षों, उत्तरों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालकर रिजल्ट दे दिया जाता है। ठीक है, अब आती है बात प्रश्नावली के प्रकार की। अब दूसरा प्रश्न जो निकल कर आता है वो यहां से पूछा जाता है प्रकार से। ठीक है, प्रश्नावली के प्रकार में पहली है खुला प्रारूप प्रश्नावली। ठीक है, खुला प्रारूप प्रश्नावली। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है बंद प्रारूप प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली के दो प्रकार आपने देखे यहाँ पर, खुला प्रारूप यानी कि ओपन फॉर्म प्रश्न क्वेश्चनर और क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर। ठीक है, अब ये दोनों जो प्रश्नावली, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों से क्वेश्चनिंग हमेशा होती है एग्जाम में कि खुला प्रारूप प्रश्नावली में जो प्रश्नों का स्वरूप है वो कैसा होता है, 1 या 2 लाइन वाले प्रश्न।
ठीक है, 2 लाइन वाले, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग जिनको कह सकते हैं, 1 या 2 लाइन में आपको अपने विचार स्पष्ट करने होते हैं। जबकि बंद प्रारूप प्रश्नावली में सही गलत या फिर हाँ या नहीं ऐसे प्रश्न दिए होते हैं, जिन पर क्या करना होता है, छात्र को केवल टिक लगाने होते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात करेंगे विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता, तो खुला प्रारूप प्रश्नावली की जो विश्वसनीयता होती है क्या होती है, कम होती है। किसके बजाय बंद प्रारूप प्रश्नावली की विश्वसनीयता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न लिखते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में जो शिक्षक का कहते हैं ना कि आत्मनिष्ठता, ठीक है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ठीक है, कोई बच्चा किसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर देता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है, प्रश्नों का आंसर क्या होता है, एक ही होता है, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके की प्रश्नावली में रखे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके की प्रश्नावली में, या हाँ नहीं वाले या सही गलत वाले प्रश्न जो होते हैं, किस तरीके की प्रश्नावली में रखे जाते हैं, और 1 लाइन या 2 लाइन वाले जो प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो किस तरीके की प्रश्नावली में रखे जाते हैं। ठीक, तो विश्वसनीयता की बात आती है कि विश्वसनीयता किस तरीके की प्रश्नावली में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपका। अब बात करते हैं हम आगे कि प्रश्नावली जो होती है कि आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है। प्रश्नावली के माध्यम से एक्चुअली ऐसा होता है कि हमें बहुत ही सटीक जानकारी, यानी कि जिस बिंदु पर हम बच्चे के बारे में, जिस बिंदु के बारे में या जिस क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहते हैं, अगर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो व्यक्तित्व से जुड़े सारे प्रश्न उसमें रखते हैं, हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं। या फिर उसकी कह लीजिए कि अगर हम अभिरुचि के बारे में, अभिक्षमता के बारे में, कितने ही मनोवैज्ञानिक टर्म्स जो हैं जिसमें हम बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें उनकी एक सटीक और वैध जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर हमको ध्यान क्या रखना है, प्रश्नावली बनाते समय हमको उसकी भाषा पर ध्यान रखना है। भाषा पर ध्यान रखने का मतलब यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर प्रश्नों का निर्माण किया गया, वही भाषा, वही प्रश्न, वही उन्हीं अर्थों के साथ वो प्रश्न बच्चे को बिल्कुल वैसा ही समझ में आए, यानी कि भ्रमित ना करे। द्विअर्थी प्रश्न नहीं डालने हैं हमको जिनमें बच्चा क्या हो, कंफ्यूज हो जाए या भ्रमित हो जाए किसी तरीके से। तो प्रश्नावली की भाषा बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए, उसमें किसी भी भ्रम की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हर कोई इसको प्रशासित कर सकता है, किसी विशेष प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता नहीं होती। ये जो प्रश्नावली द्वारा जो मापन होता है, इसमें समय भी कम लगता है। कम समय में इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरे समूह, यानी कि आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनको सबको एक साथ आप क्वेश्चनर बांट देते हैं और वो उसमें काम करके उसको सबमिट कर देते हैं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं समय भी काफ़ी कम लगता है। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा उपयोगी उन बच्चों के लिए होती है जो क्लासरूम में, देखा होगा आपने, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, उनको आंसर पता होता है लेकिन जल्दी वो उसका जवाब नहीं देते, या अंतर्मुखी जो स्वभाव के होते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन किसी तरीके की विकलांगता, यानी गूंगे हैं या बहरे हैं, ठीक, अपनी बात आपको कहकर वो नहीं बता सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रश्नावली बहुत ही उपयोगी है। अगर इसके दोष की बात करें तो इसमें सिर्फ एक यही कॉमन दोष ये है कि जो खुला प्रारूप प्रश्नावली है उसकी जो प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर, यानी 1 या 2 लाइन में जब बच्चा कुछ भी लिखने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक की आत्मनिष्ठता का उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा नंबर, किसी को कम नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, आप क्वेश्चन 10 बार चेक करेंगे, 10 बार उसका आंसर सेम आएगा, तो उसमें किसी भी तरीके की भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। तो सबसे बड़ा दोष यही है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 इससे जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे थे वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।